हम्म कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत ही बेहतरीन सस्पेंस नॉवल पढ़ रहे हैं। एकदम क्लाइमैक्स चल रहा है। हाँ। कहानी बिल्कुल उस मोड़ पर है जहां कातिल का नाम बस सामने आने ही वाला है। लेकिन पन्ना पलटते ही पता चलता है कि किताब के कुछ सबसे अहम पन्ने फटे हुए हैं। ओह, ये तो बहुत ही झुंझलाहट वाली बात है। बिल्कुल ना। मतलब कोई नाम नहीं, कोई सुराग नहीं, बस एक खाली जगह। एक पाठक को उस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। और दिलचस्प बात यह है कि डेटा एनालिसिस की दुनिया में भी ठीक ऐसा ही होता है। एकदम सही कहा आपने। उन फटे हुए पन्नों को ही ना हम डेटा साइंस की भाषा में मिसिंग डेटा या नल वैल्यूज कहते हैं। और ये कोई मामूली तकनीकी खामी नहीं है। हम्म, मतलब इसे आप आसानी से नजरअंदाज नहीं कर सकते। खाली जगहों का मतलब सिर्फ जानकारी का न होना नहीं है, बल्कि कई बार वो खालीपन खुद में एक बहुत बड़ी जानकारी छुपाए होता है। सही बात है। और इसीलिए आज के इस डीप डाइव का विषय पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस है। हमारे पास जो कोर्स के नोट्स और डेटा क्लीनिंग की रणनीतियों से जुड़े स्रोत हैं, उनके आधार पर हम इस जटिल पहेली को सुलझाने वाले हैं। हम्म। तो आज हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि मिसिंग डेटा क्या है, बल्कि गहराई में जाके ये समझना है कि ये कैसे गणितीय नतीजों को पूरी तरह से बदल सकता है और एक डेटा प्रोफेशनल इन खाली जगहों के पीछे के असली कारणों को कैसे पहचानता है। बिल्कुल। और अगर हम इस समस्या के प्रभाव को समझे ना, तो मशीन लर्निंग में एक मॉडल केवल उतना ही अच्छा होता है जितना कि उसका ट्रेनिंग डेटा। हाँ, मतलब डेटा खराब तो मॉडल खराब। एकदम। नल वैल्यूज आपके डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन को पूरी तरह से एक तरफा कर सकते हैं। इससे मॉडल की एक्यूरेसी तो घटती है, साथ ही उसकी सांख्यिकीय शक्ति या स्टैटिस्टिकल पावर भी बहुत कमजोर हो जाती है। अच्छा, और अगर डेटा सेट में मौजूद खाली जगहें किसी खास पैटर्न को फॉलो कर रही हैं और हम उसे अनदेखा कर दें, तो हमारे निष्कर्ष पूरी तरह से गलत और भ्रामक निकलेंगे। तो चलिए सबसे पहले जड़ पर वार करते हैं। फटे हुए पन्नों को रफू करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि वे पन्ने आखिर फटे कैसे। मतलब क्या वे प्रिंटिंग प्रेस की किसी तकनीकी खराबी के कारण गलती से फटे, या फिर किसी ने जानबूझकर उन्हें फाड़ा ताकि कोई गहरा राज छुप सके। डेटा एनालिसिस में भी ये पता लगाना सबसे पहला कदम है कि डेटा गायब क्यों है। स्रोत सामग्री के अनुसार मिसिंग डेटा को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया है। अच्छा। पहली श्रेणी है MCAR, मतलब मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम। इस स्थिति में डेटा के गायब होने का संबंध न तो डेटा सेट में मौजूद किसी अन्य वेरिएबल से होता है और न ही खुद उस गायब वैल्यू से। तो मतलब ये पूरी तरह से रैंडम है। हाँ, ये एक पूरी तरह से स्वतंत्र और रैंडम घटना है। इसे अगर एक आम जिंदगी के उदाहरण से समझें तो MCR ऐसा है जैसे किसी पोस्टमैन से कोई चिट्ठी गलती से रास्ते में कहीं गिर गई हो। बिल्कुल सही। वो चिट्ठी किसी भी मोहल्ले की या किसी भी व्यक्ति की हो सकती थी। उस चिट्ठी के गिरने का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि लिफाफे के अंदर क्या लिखा था। हाँ, मतलब ये एकदम सटीक उदाहरण है। सांख्यिकीय नजरिए से देखें तो अगर पोस्टमैन से रैंडमली चिट्ठियां गिरती हैं, तो जो चिट्ठियां बच जाती हैं वे अभी भी उस पूरे शहर की एक सही तस्वीर पेश करती हैं। आपका डेटा सेट छोटा जरूर हो जाता है, लेकिन उसमें कोई बायस या झुकाव नहीं आता। समस्या तब शुरू होती है जब हम दूसरी श्रेणी पर आते हैं, MAR, यानी मिसिंग एट रैंडम। अच्छा, तो अगर MCR एक मासूम सी गलती है, तो क्या MAR में डेटा का गायब होना किसी पैटर्न का हिस्सा होता है? इसका नाम तो एट रैंडम ही है। हाँ, इसका नाम असली थोड़ा भ्रामक है। MAR में डेटा का गायब होना पूरी तरह से रैंडम नहीं होता। यहाँ गायब डेटा का संबंध आपके डेटा सेट में मौजूद कुछ अन्य ऑब्जर्व डेटा से होता है। अच्छा, मतलब जो डेटा हमारे पास है उससे जुड़ा है। बिल्कुल। मान लीजिए एक सर्वे हो रहा है जहाँ लोगों से उनका वजन पूछा जा रहा है। अगर डेटा सेट में ये पैटर्न दिखता है कि एक खास उम्र या जेंडर के लोग अपना वजन बताने से कतरा रहे हैं, तो वजन का गायब होना उनकी उम्र या जेंडर पर निर्भर कर रहा है। ओहो। उम्र और जेंडर हमारे पास मौजूद है, इसलिए हम इस मिसिंग पैटर्न को आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। मतलब हम ये गणित लगा सकते हैं कि खाली जगह कहाँ बन रही है, क्योंकि हमें बाकी का ढांचा दिखाई दे रहा है। हाँ। लेकिन स्रोत में एक तीसरी श्रेणी भी है जिसे शायद सबसे खतरनाक माना जाता है, MNAR, यानी मिसिंग नॉट एट रैंडम। हाँ, MNAR तो डेटा साइंस के लिए एक बुरे सपने जैसा है। यहाँ गायब डेटा का सीधा संबंध उसी वैल्यू से होता है जो गायब है। उदाहरण के लिए, सर्वे में बहुत ज्यादा इनकम वाले लोग अक्सर अपनी इनकम का कॉलम खाली छोड़ देते हैं। यहाँ डेटा इसलिए गायब है क्योंकि उसकी वैल्यू ऐसी है जिसे लोग छुपाना चाहते हैं। अरे वाह! अगर मैं इसे अपनी उस एनालॉजी में ढालूं, तो MNR ऐसा है जैसे किसी ने अपना क्रेडिट कार्ड का बिल जानबूझकर छुपा दिया हो
क्योंकि उस महीने खर्चा बहुत ज्यादा हो गया था। बिल्कुल ऐसा ही है। वो बिल गलती से नहीं गिराया, उसे जानबूझकर गायब किया गया है। लेकिन एक डेटा साइंटिस्ट के नजरिए से सोचें तो क्या सच में इन प्रकारों के बीच का अंतर जानना इतना जरूरी है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम बस खाली जगहों को किसी भी तरह भर दें? नहीं नहीं, ऐसा करना पूरे एनालिसिस को तबाह कर सकता है। अगर आप MNR को गलती से MCR मान लें तो आप ये मान बैठेंगे कि जो डेटा आपके पास बचा है वो पूरी आबादी का सही प्रतिनिधित्व कर रहा है। अच्छा। जबकि असल में आपने उच्च आय वाले पूरे वर्ग को अपने एनालिसिस से बाहर कर दिया है। इससे आपका पूरा मॉडल बायस्ड हो जाएगा। मतलब बीमारी के असली प्रकार को समझे बिना आप सही इलाज नहीं चुन सकते। यार, ये बहुत ही तार्किक बात है। तो जब हमें ये समझ में आ जाए कि हमारी किताब के पन्ने क्यों गायब हैं, तो सवाल उठता है कि हम इसका करें क्या? सबसे सीधा उपाय तो यही लगता है कि जिन पन्नों पर स्याही गिरी है या जो आधे फटे हुए हैं, उन्हें पूरी तरह से किताब से बाहर निकलकर फेंक दो। पाइथन की पांडास लाइब्रेरी में शायद इसी को ड्रॉप एन ए फंक्शन कहा जाता है। हाँ, ड्रॉप एन ए मिसिंग डेटा से निपटने का सबसे बुनियादी टूल है। ये सीधे तौर पर उन रोज या कॉलम्स को हटा देता है जिनमें नल वैल्यूज होती हैं, लेकिन इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। पता ये ड्रॉप एन ए का तरीका मुझे ना किसी बुने हुए स्वेटर के उस ढीले धागे को खींचने जैसा लगता है। इंसान सोचता है कि वो सिर्फ एक छोटी सी खामी को हटा रहा है, लेकिन उस एक धागे को खींचने से अचानक पूरी की पूरी आस्तीन ही उधड़ जाती है। बिल्कुल, क्योंकि सारा धागा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये तुलना इसके असल खतरे को बहुत अच्छे से दर्शाती है। जब कोई डेटा प्रोफेशनल ड्रॉप इन का इस्तेमाल करता है तो उसे यह चुनना होता है कि वे क्या खोना चाहता है। अगर आप एक रो हटाते हैं तो आप उस एक खाली सेल की वजह से उस पूरे रिकॉर्ड के बाकी सभी 50 सही डेटा पॉइंट्स भी डिलीट कर रहे हैं। इससे आपके सैंपल का आकार बहुत कम हो जाता है। और अगर कॉलम हटा दिए तो? अगर आप पूरा कॉलम हटाते हैं तो आप अपने मॉडल से एक पूरा का पूरा फीचर या डायमेंशन ही खो देते हैं। इसका मतलब है कि अगर डेटा सेट में मिसिंग वैल्यूज बहुत ज्यादा बिखरी हुई हैं, तो ड्रॉप इन का इस्तेमाल करने से हमारे पास एनालिसिस के लिए शायद कुछ बचेगा ही नहीं। सही बात है। इतनी मेहनत से इकट्ठा किए गए डेटा को हम बस ऐसे ही तो नहीं फेंक सकते। एकदम सही। यही कारण है कि जब डेटा का नुकसान उठाना संभव ना हो तो विश्लेषकों को अधिक सुरक्षित और जटिल रणनीति की ओर बढ़ना पड़ता है, जिसे इम्प्यूटेशन कहते हैं। इम्प्यूटेशन मतलब खाली जगहों को किसी अनुमानित वैल्यू से भरना। पांडास में इसके लिए फिल एन ए फंक्शन का उपयोग किया जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। स्रोत में इसके कई तरीके बताए गए हैं, जैसे मीन या मीडियन इम्प्यूटेशन, जहां हम पूरे कॉलम के औसत या मध्य वैल्यू से खाली जगह को भर देते हैं। इसके अलावा फॉरवर्ड फिल और बैकवर्ड फिल जैसी तकनीकें भी हैं, जहां हम पिछली या अगली मौजूद वैल्यू को खाली जगह पर कॉपी कर देते हैं। हाँ, लेकिन फॉरवर्ड फिल और बैकवर्ड फिल टाइम सीरीज डेटा में बहुत आम है, पर ये बेहद खतरनाक भी हो सकते हैं। एक वास्तविक दुनिया के परिदृश्य पर विचार करें। अच्छा। मान लीजिए किसी स्टॉक मार्केट के फ्लैश क्रैश का डेटा है। यहाँ कीमतें अचानक से बहुत तेजी से नीचे गिरती हैं। बिल्कुल। अब मान लीजिए उस भारी गिरावट के दौरान कुछ सेकंड्स का डेटा रिकॉर्ड नहीं हो पाया। अगर कोई एनालिस्ट आंख बंद करके फॉरवर्ड फिल का इस्तेमाल करता है तो एल्गोरिदम सोचेगा कि क्रैश से ठीक पहले जो ऊंची कीमत थी वही कीमत उन मिसिंग सेकंड्स में भी बरकरार रही। अरे बाप रे। हाँ, ये मॉडल को ये झूठा विश्वास दिला देगा कि मार्केट स्थिर था, जबकि असल में वो औंधे मुंह गिर रहा था। इस एक गलती से किसी भी ट्रेडिंग एल्गोरिदम के करोड़ों रुपए डूब सकते हैं। ये तो बहुत ही भयानक स्थिति है। लेकिन अगर मैं मीन इम्प्यूटेशन की बात करूं, जहां हम बस पूरे कॉलम का औसत निकालकर खाली जगहों पर डाल देते हैं, तो वो भी तो कोई दूध का धुला नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। अगर हम हर खाली जगह पर एक ही औसत नंबर भरते चले जाएंगे, तो क्या हम डेटा की असली विविधता या वेरिएंस को नहीं मार रहे हैं? बिल्कुल। ये सांख्यिकी की एक बहुत ही गहरी और महत्वपूर्ण समस्या है। जब आप दर्जनों खाली जगहों को एक ही औसत वैल्यू से भर देते हैं, तो आपके डेटा सेट का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में बहुत ज्यादा नुकीला हो जाता है। अच्छा। इसका मतलब है कि आपने डेटा की स्टैंडर्ड डेविएशन को कृत्रिम रूप से सिकोड़ दिया है। आपका मॉडल ये सोचकर जरूरत से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि डेटा में कोई उतार चढ़ाव है ही नहीं। तो अगर ड्रॉप इन ऐसे डेटा खोने का डर है, फॉरवर्ड फिल से झूठी स्थिरता का खतरा है और मीन इम्प्यूटेशन से डेटा की विविधता मर रही है, तो फिर एक डेटा साइंटिस्ट करे तो क्या करे? मतलब जब साधारण गणित फेल हो जाता है, तब क्या हम मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स को ये काम सौंप सकते हैं? एकदम। यहीं पर एडवांस्ड इम्प्यूटेशन तकनीकों की एंट्री होती है।
स्रोत सामग्री में KNN या K नियरेस्ट नेबर्स इम्प्यूटेशन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। ओके। KNN इस सिद्धांत पर काम करता है कि समान प्रकार के डेटा पॉइंट्स अक्सर एक दूसरे के करीब होते हैं। ये करीब होने का क्या मतलब है? मतलब क्या ये कोई भौगोलिक दूरी है? नहीं, ये कोई मैप वाली दूरी नहीं है। ये एक मल्टी डिमेंशनल स्पेस में गणितीय दूरी है। कल्पना कीजिए कि एक ग्राहक की उम्र का डेटा मिसिंग है। तो KNN पूरे डेटा सेट में ये खोजेगा कि उस व्यक्ति की आमदनी, उसकी खरीदारी की आदतों और उसकी लोकेशन के आधार पर उसके सबसे मिलते-जुलते दूसरे ग्राहक कौन से हैं। अच्छा, मतलब उसके जैसे लोग ढूंढेगा। बिल्कुल। फिर वो उन पड़ोसियों की उम्र का औसत निकालकर उस खाली जगह को भरेगा। ये पूरे कॉलम का अंधा औसत निकालने से कहीं ज्यादा स्मार्ट और सटीक है। यार ये वाकई में बहुत तार्किक है, क्योंकि ये डेटा के संदर्भ का सम्मान कर रहा है। स्रोत में एक और एडवांस्ड तकनीक का जिक्र है, मल्टीपल इम्प्यूटेशन। इसे पढ़ते हुए ना मुझे मार्वल फिल्मों के डॉक्टर स्ट्रेंज की याद आ गई। अच्छा मल्टीपल इम्प्यूटेशन और डॉक्टर स्ट्रेंज, ये एनालॉजी कैसे काम करती है? जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज 14 मिलियन अलग अलग टाइमलाइंस और भविष्य की संभावनाओं को देखकर ये तय करते हैं कि कौन सा रास्ता सबसे सही रहेगा। मल्टीपल इम्प्यूटेशन भी तो कुछ ऐसा ही करता है ना? हाँ, बिल्कुल। वो किसी एक इम्प्यूटेड वैल्यू पर भरोसा नहीं करता, बल्कि एक ही डेटा सेट की कई अलग अलग कॉपीज बनाता है। हर कॉपी में थोड़ा अलग अनुमान भरता है और फिर उन सभी के नतीजों को मिलाकर एक फाइनल निष्कर्ष निकालता है। ये तकनीक के पीछे के दर्शन को समझने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। मल्टीपल इम्प्यूटेशन इस सच्चाई को स्वीकार करता है कि हम 100% श्योर नहीं हो सकते कि खाली जगह पर क्या आएगा। सही बात है। इसलिए एक ही वैल्यू थोपने के बजाय ये डेटा में मौजूद अनिश्चितता को भी मापता है। इसके अलावा डिसीजन ट्रीज और रैंडम फॉरेस्ट जैसे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स भी हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को और आसान बना देते हैं। हाँ, मैंने पढ़ा है कि इन ट्री बेस्ड मॉडल्स को मिसिंग डेटा से कोई खास परेशानी नहीं होती। मतलब ये अंदरूनी तौर पर ही उसे हैंडल कर लेते हैं। हाँ, वे नल को सिर्फ एक और अलग कैटेगरी मान लेते हैं या फिर प्रोबेबिलिटी के आधार पर डेटा को अलग अलग शाखाओं में बांट देते हैं। लेकिन इन सभी मशीन लर्निंग चमत्कारों के बीच स्रोत एक बहुत ही बुनियादी बात पर जोर देता है, डोमेन नॉलेज। अच्छा, मतलब वो समझ जो सिर्फ एक इंसान के पास होती है, मशीन के पास नहीं? बिल्कुल। स्रोत में दिए गए वित्तीय डेटा सेट के उदाहरण को ही लें। अगर किसी खास दिन का डेटा मिसिंग है तो अंधा एल्गोरिदम वहां मीन या KNN लगाने की कोशिश करेगा। लेकिन एक इंसान जिसे उस डोमेन की समझ है, वो तुरंत देख लेगा कि वो दिन असल में रविवार या कोई पब्लिक हॉलिडे था। एकदम सही। और उस स्थिति में पिछले वर्किंग डे का डेटा इस्तेमाल करना ही एकमात्र सही रणनीति होगी। कोई भी मशीन इंसान की इस प्रासंगिक समझ की जगह नहीं ले सकती। इतने सारे खतरनाक टूल्स, बायस के इतने सारे जोखिम और गणितीय उलझनों के साथ एक सवाल उठता है कि कोई डेटा साइंटिस्ट रात को चैन से कैसे सो सकता है? स्रोत ने हमें कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस यानी एक सुरक्षा जाल भी दिया है जो उन्हें बचा सकता है। हाँ, सबसे पहला सुरक्षा जाल है डेटा को विजुअलाइज करना। कोई भी निर्णय लेने से पहले हिट मैप्स का उपयोग करके यह देखें कि मिसिंग डेटा का पैटर्न क्या है। अच्छा। लेकिन जो सबसे बड़ा जाल जहां अच्छे डेटा साइंटिस्ट फंस जाते हैं वो है डेटा लीकेज। डेटा लीकेज ये तब होता है जब हम अपने मॉडल को ट्रेनिंग देने से पहले ही उसे कुछ ऐसे रहस्य बता देते हैं जो उसे नहीं जानने चाहिए। बिल्कुल। जब हम क्रॉस वैलिडेशन करते हैं तो डेटा को ट्रेन और टेस्ट सेट्स में बांटा जाता है। अगर कोई व्यक्ति डेटा बांटने से पहले ही पूरे डेटा सेट पर फिल इन मीन लगा देता है तो इसका मतलब है कि टेस्ट डेटा की जानकारी ट्रेनिंग डेटा के मीन में लीक हो गई है। ओ, मतलब टेस्ट डेटा जिसे मॉडल को भविष्य मानना चाहिए था? हाँ, ये एक भयंकर गलती है। इम्प्यूटेशन हमेशा डेटा को स्प्लिट करने के बाद ही किया जाना चाहिए। यार ये एक बहुत ही क्रिटिकल इंसाइट है। इसके अलावा स्रोत डॉक्यूमेंटेशन पर भी जोर देता है कि आपने जो भी मान्यताएं मानी हैं उन्हें विस्तार से लिखें। लेकिन एक आखिरी नियम है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा, हमेशा ओरिजिनल डेटा सेट की एक अनटच्ड कॉपी सुरक्षित रखें। ये तो एक तरह से अपनी खुद की टाइम मशीन रखने जैसा है। हाँ, ये एनालिसिस की रेप्लिकेबिलिटी के लिए एक आवश्यक इंश्योरेंस पॉलिसी है। डेटा साइंस में कोई भी इम्प्यूटेशन रणनीति पत्थर की लकीर नहीं होती। सही बात है। हो सकता है कि कल कोई नया पैटर्न समझ आए या ये पता चले कि आपका KNN मॉडल गलत दिशा में जा रहा था। अगर ओरिजिनल डेटा सुरक्षित है
तो आप उस टाइम मशीन में बैठकर वापस शुरुआत से एक नई और बेहतर रणनीति के साथ काम कर सकते हैं। तो अगर हम आज की इस पूरी डीप डाइव को समेटें तो हमने देखा कि डेटा का खालीपन सिर्फ एक खालीपन नहीं है, वो MCAR, MAR या MNR के रूप में एक कहानी कहता है। बिल्कुल। हमने ड्रॉपने की उस स्वेटर उधेड़ने वाली ताकत को समझा, फिलने के साथ आने वाले बायस के खतरों को पहचाना, और जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए जानना भी जरूरी है कि कैसे KNN और मल्टीपल इम्प्यूटेशन उस खाली जगह को गणितीय तार्किकता के साथ भरते हैं। सबसे अहम बात हमने समझी कि टूल्स कितने भी एडवांस क्यों ना हो, डोमेन नॉलेज सर्वोपरि है। एक साफ और विश्वसनीय डेटा सेट ही किसी भी प्रिडिक्टिव मॉडल की आत्मा होता है। डेटा एनालिस्ट का काम सिर्फ पाइथन का कोड लिखना नहीं है, बल्कि उन फटे हुए पन्नों के पीछे छिपे इरादों को डिकोड करना है। बिल्कुल। और इसी बात से जुड़ा एक आखिरी विचार मेरे मन में आ रहा है। क्या? जब हम किसी सर्वे या इंसानी व्यवहार से जुड़े मिसिंग डेटा को भरने के लिए KNN या मल्टीपल इम्प्यूटेशन जैसे जटिल एल्गोरिदम का सहारा लेते हैं, तो क्या एनालिसिस के अंत में हम सचमुच इंसानी डेटा और उसकी असलियतों का विश्लेषण कर रहे होते हैं, या फिर हम धीरे धीरे सिर्फ अपने ही एल्गोरिदम की कल्पनाओं का विश्लेषण करने लगते हैं? ये मशीन की तार्किकता और इंसानी अनिश्चितता के बीच का वो धुंधला सच है जिससे हर डेटा साइंटिस्ट को हर दिन जूझना पड़ता है। एकदम सही। और इसी गहरे विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। डेटा के पीछे छिपे इन अनदेखे पैटर्न्स और कहानियों पर गौर करते रहिए।